ये कहानी एक माँ की है जो कि अपनी मरी हुई बेटी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो एक ऐसी आत्मा को जगा देती है जो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक गाँव से, जहाँ आधी रात को विंसेंट नाम का एक आदमी खेतों से गुजर रहा था। वो काफी अमीर था, इस गाँव में सबसे ज्यादा अमीर। लेकिन अचानक उसे सीटी की आवाज आती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, एक साया जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं था, वो उस पे हमला करता है और विंसेंट मर जाता है। कौन था ये साया, सब्र रखिए, सब कुछ पता चलेगा। कहानी आगे बढ़ती है और मूवी का अगला सीन हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर सेबा और उसकी बीवी निकी की तरफ लेके जाता है। सेबा जो कि विंसेंट का बेटा था, और जब उसे पता चला कि विंसेंट मारा गया है तो वो अपनी बीवी को लेके अपने गाँव आया है, वो भी काफी साल के बाद। कुछ महीनों से इन दोनों की जिंदगी काफी खराब चल रही थी, क्योंकि कुछ महीने पहले इनकी बेटी डैनी इस दुनिया से चली गई और तब से निकी और सेबा अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। निकी को आज भी उसकी याद आती है, उसे आज भी ऐसा लगता है कि शायद उसकी लापरवाही से डैनी इस दुनिया से चली गई। सेबा अपनी बीवी को समझाता है कि अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें एक साथ रहना होगा। फाइनली वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं, जहां पर इजाबेल अपने बेटे को कई साल के बाद देख के बहुत रो रही है। इजाबेल निकी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि निकी से शादी करने की वजह से ही सेबा शहर में रहता है और वो गाँव नहीं आता। लेकिन वो निकी को कुछ नहीं कहती, सब कोई रो रहे और ये सब देख के निकी को अपनी बेटी याद आ रही। तभी वो चानो को देखती है, चानो जो कि विंसेंट का पेट था, और चानो भी बहुत उदास है। सब कोई विंसेंट की बॉडी को लेके कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक जंगल है, एक घना सुनसान जंगल, और वहाँ पर एक आदमी है जो कि बहुत अजीब लग रहा है। निकी को ये देख के डर भी लगता है, लेकिन खैर वो ये सब भूल के आगे चली जाती है। रात होती है, इजाबेल बहुत रो रही है और निकी और सेबा इजाबेल को संभाल रहे हैं। उनके घर में पेट्रा नाम की एक मेड भी थी जो कि उनके लिए खाना बनाती थी, काम करती थी। निकी पहली बार पेट्रा से मिल रही थी और उसे पेट्रा काफी अच्छी लगी। सब कोई आपस में बात कर रहे हैं। तभी इजाबेल अपने बेटे से पूछती है कि मैंने तुम्हारा बैग देखा, उसमें सिर्फ कुछ दिनों के कपड़े क्यों हैं? तुम इतने कम कपड़े क्यों लाए हो? तब सेबा उसे बताता है कि अब तो पापा रहे नहीं, तो मैं और निकी ये सोच रहे थे कि हम लोग गांव की सारी प्रॉपर्टी बेच के शहर में रहे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। वहाँ हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे, हम लोग बहुत खुशी से रहेंगे। लेकिन ये बात सुन के इजाबेल को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो सेबा से कहती कि हमने तुम्हें पढ़ने के लिए शहर भेजा था और तुमने क्या किया, अपने गाँव को छोड़ दिया, अपने पापा को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, और हम लोग शहर क्यों जाए? यहाँ पर हमारे पास इतनी जमीन है, इतनी खेत है, इतना बड़ा फार्म है, हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं रह सकते? लेकिन निकी और सेबा को यहाँ नहीं रहना। वो अपनी माँ को समझाता है कि यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर तो लाइट भी नहीं रहती, और मैंने सुना है कि यहाँ पर जंगली जानवर इंसानों को बहुत ही आसानी से मार देते हैं। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि ये काम किसी जानवर का नहीं बल्कि उस कबीले का है। कौन सी कबीले? इजाबेल सबको बाहर की तरफ लेके जाती है और उन्हें बताती है कि फार्म के पास जो घना जंगल है, उस जंगल के अंदर एक कबीला रहता है। कई 100 सालों से वो कबीला आत्माओं को बुलाता है, उनसे बातें करता है, और कहा तो ये भी जाता है कि वो लोग काला जादू करते हैं ताकि फार्म्स बर्बाद हो जाए और पूरा गांव उस कबीले के कब्जे में आ जाए। लेकिन तुम्हारे पापा जो कि इस गांव के मुखिया भी थे, उन्होंने ये फैसला किया कि वो इन लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे और इस गांव को उस शापित कबीले से बचाएंगे। और अब तुम्हारे पापा नहीं रहे तो तुम इस गांव के मुखिया बनो, इस गांव में रहो। इजाबेल अपनी बेटे से रिक्वेस्ट करती है, सेबा उसे मना नहीं कर पाता। वो लोग तय करते हैं कि वो लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ पर जरूर रहेंगे। रात में निकी और इजाबेल आराम कर रहे हैं, लेकिन तभी चानो वहाँ आता है। चानो बहुत दुखी है, वो विंसेंट को मिस कर रहा है। निकी चानो की हालात बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती थी, क्योंकि वो भी अपनी बेटी डैनी को बहुत मिस कर रही। वो चानो को लेके बाहर जाती है, लेकिन तभी उसका ध्यान पेट्रा की तरफ पड़ता है। पेट्रा जो कि फार्म में आग लगा रही और मंत्र पढ़ती जा रही। उसे समझ में नहीं आता कि पेट्रा ये क्या कर रही है। वो पेट्रा के पास जाती है तो पेट्रा उसे कहती है, प्लीज यहाँ से जाओ, यहाँ पर बहुत खतरा है, यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर कभी मत आना। और उसके बाद पेट्रा जंगल के अंदर भाग जाती है। अब तो निकी को भी डर लग रहा है, लेकिन जैसी निकी पीछे घूमती है, उसे सीटी की आवाज आती है, और ये आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही है। ये आवाज सुन के चानो भी जंगल के अंदर भागता है। निकी चानो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चानो रुकता नहीं है। निकी चानो को बुलाती है, लेकिन दूर दूर तक चानो वहाँ पर है ही नहीं। अब निकी को डर लग रहा है, वो घर भाग जाती है। अगली सुबह वो चानो का इंतजार कर रही है, लेकिन चानो अभी तक घर नहीं आया। फाइनली वो पेट्रा के पास जाती है, उससे पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? तब पेट्रा उसे समझाती है कि मैं आपके घर को आत्माओं से बचाने की कोशिश कर रही थी। और पेट्रा निकी को ये भी बताती है कि मैं भी पहले उसी कबीले में रहती थी, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ आ गई और इस घर में काम करने लगी। चानो अभी तक नहीं आया और पेट्रा को चानो की चिंता हो रही। वो उसे ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाती, लेकिन दूर दूर तक चानो का कोई पता नहीं। वो जंगल के अंदर घुसती रहती है और उसके बाद उसे एक ब्रिज मिलता है, और ब्रिज के उस पार वही कबीला। याद है ना? चानो को ढूंढते हुए निकी उस कबीले के
पास पहुंच जाती है और वो ये देखती है कि वो लोग कोई रस्म कर रहे हैं। शायद वो लोग किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और निकी अपने सामने ये देख लेती है कि वो सच में एक लड़की की बॉडी पे आत्मा को बुला लेते हैं, लेकिन ये आत्मा और किसी की नहीं बल्कि निकी की बेटी डैनी की है। वो निकी को देखती है और कहती है, मम्मी मम्मी यहाँ आइए ना मम्मी, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। ये कहने की देरी थी कि सारे कबीले वाले निकी को देख लेते हैं। इससे पहले वो लोग निकी तक पहुँच पाते, निकी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसके कानों पे अभी तक डैनी की आवाज गूंज रही, वही सेम आवाज। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है क्या झूठ। क्या सच में डैनी की आत्मा इस दुनिया में आ चुकी है? इससे पहले वो और कुछ सोच पाती, उसे ढूंढते हुए सेबा भी एक जंगल में आ जाता है। वो निकी को लेके घर जाता है। निकी उसे सब कुछ बताती, लेकिन सेबा उसे समझाता है कि वो कबीले वाले बस एक ठग है, तुम्हें धोखा देंगे और तुम्हें बेवकूफ बना के तुम्हारे सारे पैसे और सारा जमीन सब कुछ लूट लेंगे। उनके चक्कर में मत पड़ो, हमारी बेटी जा चुकी और वो कभी वापस नहीं आएगी। सेबा ये कह के चला जाता है, लेकिन निकी के दिमाग में अभी तक उसकी बेटी का ख्याल घूम रहा है। उसे किसी भी तरह अपनी बेटी से बात करनी थी। आखिरी बार वो पेट्रा के पास जाती है और पेट्रा को सब कुछ बता देती है। ये सुन के पेट्रा डर जाती है। वो उसे समझाती है कि आपको ऐसी सेरेमनी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इस रस्मों को जो भी देखता है आत्माएं उसके पीछे पड़ जाती है। आइंदा आप वहाँ कभी मत जाना। लेकिन निकी पेट्रा से कहती है कि प्लीज मुझे एक बार अपनी बेटी से बात करनी है, प्लीज मेरी बेटी की आत्मा को बुलाओ। लेकिन पेट्रा ये करने से मना कर देती है। वो निकी को समझाती है ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर इस रस्म में थोड़ी सी गलती हो गई तो कोई भी बुरी आत्मा आपको मार सकती है। पेट्रा उसे समझाती है और उसे मना कर देती है, लेकिन निकी को अब किसी भी हालत में अपनी बेटी से बात करनी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अगले दिन बिना अपने पति को बताए हुए उस कबीले में दोबारा चली जाती है और इस बार वो उस कबीले के मुखिया से मिलती है। मुखिया को सब कुछ बताती है और उससे ये कहती है कि आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगी, प्लीज एक बार मेरी बात मेरी बेटी से करवा दीजिए। मुखिया उसे समझाता है कि हम आत्माएं जिसके शरीर में बुलाते थे वो लड़की मर चुकी है और अब हम आत्मा बुलाने का खतरा नहीं ले सकते, प्लीज आप यहाँ से जाइए। और उसके बाद वो लोग उसे वहाँ से भेज देते हैं। निकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी उस कबीले का एक आदमी लॉरेंस निकी को रोकता है और निकी को कहता है कि मेरी बेटी आत्माओं को बुला सकती है और वो अपने शरीर के अंदर आपकी बेटी की आत्मा ला सकती है, लेकिन इसके लिए आपको पैसे देने होंगे, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे अपनी बेटी को लेके शहर जाना है। निकी ये सुन के मान जाती है और ये तय होता है कि 2 दिन के बाद हम लोग एक गुफा में डैनी की आत्मा को बुलाएंगे। निकी बहुत खुश है, वो अपने घर जाती और ये बात किसी को नहीं बताती। जहाँ पर एक तरफ निकी बहुत खुश थी, वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे सेबा को ये पता चलता जा रहा था कि उसके पापा की मौत किसी हादसे से नहीं हुई, बल्कि शायद कबीले के किसी लोग ने गुस्से में उसके पापा को मारा है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके दिल में बदला है, वो चाहता है कि वो उस कबीले को खत्म कर दे। निकी इन सारी चीजों से अनजान थी। वो पेट्रा के साथ घूम रही थी। वो पेट्रा से पूछती है कि एक बात बताओ, तुम्हारे कबीले वाले आत्माओं को बुलाते हैं तो सबसे खतरनाक आत्मा आज तक कौन है? तो पेट्रा उसे बताती है कि कई 100 साल पहले एक लड़का था और कहते थे कि उसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता था, और जब उसके पापा ने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने अपने पापा को ही मार दिया। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो गांव वालों ने उसे बेर से बांध के मार दिया, लेकिन मरते वक्त भी उसने ना चीखा ना चिल्लाया, बस वो हंसता गया और सीटी बजाता गया। और कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा यहीं पर घूमती है। अगर आत्माओं को बुलाने वाली रस्म गलत हो जाए तो उसकी आत्मा, जिसका नाम कबीले वालों ने विस्लर रखा है, और अगर रस्म गलत हुई तो विस्लर सबको आके मार देगा। कबीले वाले भी विस्लर से बहुत डरते हैं। ये कहानी सुन के निकी को डर लगता है, लेकिन अब उसे अपनी बेटी से बात करना है। फाइनली कल वो पैसे लेके लॉरेंस के पास चली जाती है। उसकी बेटी जिनी भी ये सब करने के लिए तैयार है। उसने 2 बार आत्माओं को बुलाया है और आज वो तीसरी बार डैनी को बुलाने वाली। फाइनली ये रस्म शुरू होती है। लॉरेंस निकी को समझाता है कि कुछ भी हो जाए इस रेखा को पार मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो विस्लर आ जाएगा। काफी मेहनत करने के बाद फाइनली डैनी की आत्मा आ जाती है और डैनी की आत्मा अपनी माँ से कहती है, मम्मी प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज यहाँ से जाइए, वो आपको मार देगा। ये सुन के निकी डर जाती है और वो रेखा को पार कर देती है। और फिर क्या था, विस्लर जाग जाता है और वो सबसे पहले जेनी के शरीर पे कब्जा करता है और लॉरेंस को मार देता है। ये देख के निकी डर जाती है। वो वहाँ से भागती है और भागते हुए किसी तरीके से वो अपने पति के पास पहुँचती है। उसे सब कुछ बता देती है कि कबीले वालों का कोई दोष नहीं है, ये सब कोई विस्लर कर रहा है, वो शैतान कर रहा है। लेकिन अब सेबा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो अपने आदमियों के साथ कबीले पे हमला करने जा रहा है। वो वहाँ से चला जाता है। निकी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इजाबेल उसे समझाती है कि इस फैमिली को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। निकी सोचती है कि वो पेट्रा से मदद मांग सकती है, लेकिन जैसे ही वो पेट्रा के कमरे में जाती है वो ये देखती है कि पेट्रा विस्लर को बुला रही है, यानी कि विस्लर को इसी ने जगाया था। क्यों? पेट्रा निकी को बताती है कि विंसेंट उनके कबीले को खत्म करना चाहता था। उनके कबीले ने विंसेंट को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि वो ये सब नहीं कर रहे, वो सिर्फ शांति के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन विंसेंट ने उनकी बात नहीं सुनी। अपने परिवार को बचाने
बचाने के लिए पेट्रा ने विस्लर को बुलाया ताकि वो विंसेंट को डरा सके, लेकिन विस्लर किसी के काबू में नहीं रहता था। उसने विंसेंट को मार दिया और अब वो आजाद है। निकी पेट्रा से मदद मांगती है कि हमें विस्लर को रोकना ही पड़ेगा, तो पेट्रा उसे बताती है कि अगर उसे रोकना है तो वो जिस शरीर पे उस शरीर को खत्म कर दो, तब विस्लर की आत्मा कुछ वक्त के लिए शांत हो जाएगी। लेकिन निकी जेनी को नहीं मारना चाहती थी। उसने अपनी बेटी को तो खो दिया और वो अब जेनी को नहीं मार सकती थी। जहाँ पर एक तरफ निकी और पेट्रा विस्लर को रोकने का कुछ प्लान बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सेबा अपने आदमियों के साथ जंगल के अंदर जाता है, लेकिन विस्लर धीरे धीरे करके सबको मारता जाता है। और उसके बाद विस्लर निकी के घर आता है। निकी इजाबेल को ये समझा रही है कि उसे यहाँ से जाना पड़ेगा और वो विस्लर को रोक के रहेगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। विस्लर वहाँ आ जाता है और वो सबसे पहले इजाबेल को मारता है, लेकिन इससे पहले वो निकी को मार पाता। पेट्रा और निकी मिलके विस्लर को एक केज में बंद कर देते हैं और फिर वहाँ पर सेबा और कबीले वाले आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग जेनी को मार पाते। निकी सबको रोक देती है और वो कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर वो पेट्रा को इशारा करती है और पेट्रा विस्लर को जेनी के शरीर से निकाल के निकी के शरीर में पहुंचा देती है। कुछ वक्त के लिए निकी अपने होश में रहेगी और उसी वक्त में निकी अपने आप को मार देती है। निकी ने कबीले, गांव और जेनी सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये देख के सबकी दुश्मनी खत्म हो जाती है। सेबा निकी को उठाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ दूसरी तरफ निकी फाइनली अपनी बेटी से मिलती है, लेकिन उसकी बेटी उसे समझाती है कि आपको पापा के पास जाना चाहिए, आपकी कोई गलती नहीं थी, मेरा वक्त आ चुका था। और फिर निकी जाग जाती है। निकी की जान बच चुकी थी और अब निकी ने कबीले वाले और गांव वालों के बीच में दोस्ती करवा दी। सब कुछ खत्म हो गया और अब निकी और सेबा अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन क्या वो विस्लर मरा? नहीं, वो आज भी जिंदा है और इंतजार कर रहा है किसी नए शरीर का। मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।